Namaskar, welcome to STEAM Talks Live. STEAM is an interdisciplinary approach to science, technology, engineering, arts, and mathematics in such a way that these subjects talk to each other to achieve a transdisciplinary goal of innovation and entrepreneurship. During the STEAM Talk Live, we meet such entrepreneurs and innovators as personalities so that their stories inspire us. In this series of STEAM Talk Live, we have Colonel Retired Devinder Singh Ji with me, Dr. Rashmi, as your host today. आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं माननीय देविंदर सिंह जी, जिन्होंने आर्मी में अपने जीवन के 34 साल 34 इयर्स को डिवोट किया है और आज वो हमारे साथ है एंड ही रिटायर्ड एज अ कर्नल। तो माननीय देविंदर सिंह जी, स्टीम टॉक्स लाइव में आपका भरपूर स्वागत है। तो शुरू करना चाहेंगे आपके बचपन की कुछ यादगार लम्हों से। तो अपने बचपन के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? जी वैसे हम बड़े साधारण परिवार से हैं। मेरे फादर भी एमबीएस में थे, आर्मी में एज ए सिविलियन। तो उनके साथ ही हम लोग पूरा देश भ्रमण किया हुआ है। जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी वहीं वहीं हम भी जाते थे। तो एक तरह से हमने शुरू से ही समझ लीजिए फ़ौज के वातावरण में रहे हैं और बड़ा डिसिप्लिन लाइफ रही है। और अपने बचपन के बारे में हम कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे, बस ऐसे ही साधारण से थे। बस हमारे टाइम में तो 30-34% मार्क्स आ जाते थे, तो बहुत ज़्यादा मार्क्स माने जाते थे। तो खैर एनी हाउ किसी तरह खींचतान के हम 10th तक पहुँचे। तो अब मैं फ्रैंकली बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा कि 10th में मैं फर्स्ट ईयर में एक बार फेल हो गया। तो उसके बाद फिर घर से डांट पड़ी और फिर हमने खूब मेहनत करी। तो फिर सेकंड डिवीज़न में अगली बार पास हुआ। तो उसके बाद मुझे बड़ा शौक़ था कि भाई मैं ना ये जो कॉलेज होते हैं ना, ये बीए बीएससी वाले, वो एजुकेशन लाइन में जाऊँ। तो पर मेरे फादर थे, वो चाहते थे कि मैं कुछ टेक्निकल करूँ, टेक्निकल एजुकेशन हासिल करूँ। तो फर्स्ट ईयर में उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती डिप्लोमा में डाल दिया इंजीनियरिंग के। तो मुझे दिमाग में वही बीए करने का था, क्योंकि वो बड़ा दिखता था, लाइफ बड़ी इजी रहती थी। बच्चे कॉलेज जाते थे, बस एक छोटी सी कॉपी होती थी, पॉकेट में डाल ली और एक क्लास करी, उसके बाद 2 घंटे गैप। तो वो बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं इतना इंटरेस्ट लिया नहीं और फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में फिर फेल हो गया। तो कि भाई ठीक है, फादर अपने आप ही मुझे बीए वगैरह में डाल देंगे। पर मेरे फादर ने जिद पकड़ी थी, वो बोलते नहीं, तुझे करना तो पड़ेगा डिप्लोमा ही। तो खैर एनी हाउ फिर मैंने फिर से एडमिशन हो गई डिप्लोमा में। तो मैंने सोचा भाई अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने खूब जोर लगाया, पढ़ा, अच्छा पढ़ा। और आपको बताना चाहूँगा कि मैं फाइनल ईयर में, सेकेंड ईयर में फर्स्ट इन कॉलेज में आया। और मुझे वहीं से मुझे स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो गई, फीस माफ़ हो गई। फिर ऐसे फाइनल ईयर में मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट आया और पूरे असम में, मैंने असम से किया हुआ है, तो पूरे असम में मैं थर्ड आया। तो उसके बाद फिर नौकरी ढूंढने लग पड़े। तो फिर मैंने एक प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करी, 5-6 महीने करी, पर मज़ा नहीं आ रहा था, बड़ी ढील ढाली लाइफ चल रही थी। तो ऐसे ही मेरे फादर के एक कलीग थे, वो आर्मी में सूबेदार थे। तो उनको एक दिन मैं स्टेशन पर सी ऑफ करने गया, तो वो मुझे पूछते हैं, बेटा आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी मैंने डिप्लोमा किया है और अभी मैं ऐसे जॉब कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई आप आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन करते? तो मैंने कहा आर्मी में तो शॉर्ट सर्विस में ले रहे हैं, तो वो 5 साल के बाद वो हमें निकाल देंगे, फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, उनकी मुझे आज तक बात ये याद आती है कि भाई उन्होंने कहा भाई फ़ौज में अगर एक बार बंदा घुस जाए
तो उसको छोड़ती नहीं है फौज। जी बिल्कुल। तो बोलते आप अप्लाई करो, तो मैं वहाँ से इंस्पायर हुआ और मैंने आर्मी ज्वाइन करी जी और फिर वहाँ 10 महीने की ट्रेनिंग करी। तो 69 में हम वहाँ से पास आउट हुए एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट जी। तो पास आउट होते ही हम फिर हमारा 6 महीने का कोर्स होता है, बेसिक ट्रेनिंग होती है टेक्निकल जी। और वो करने के बाद फिर हम यूनिट में पोस्टेड हुए जी। फिर 71 में लड़ाई लग गई पाकिस्तान के साथ। अच्छा। जी तो खैर जब नई लड़ाई लगी थी तो हम बोलते थे लड़ाई शुरू क्यों नहीं हो रही है, शुरू क्यों नहीं रही है, हमने इतनी तैयारी करी है, शुरू होनी चाहिए। जी। अब जब शुरू हो गई तो हमने बोला बंद क्यों नहीं हो रही है, बंद होनी चाहिए। जी। तो खैर नहीं हो, हमने लड़ाई देखी। जी। तो 3 दिसंबर 1971 को लड़ाई शुरू हुई थी पाकिस्तान के साथ। जी। और 17 दिसंबर 1971 में ख़त्म हो गई। जी। तो समझौता हो गया, पीस अकॉर्ड हो गया। जी। तो उसके बाद फिर वार्तालाप चलता रहा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जी। और वो अपने एरिया में चले गए और हम लोग अपने एरिया में आ गए। जी। तो ये तो हमारी मतलब आर्मी लाइफ रही। जी। उसके बाद 73 में हमारी मैरिज हो गई। जी। और मैरिज भी हमारी वाइफ थी यहाँ दिल्ली में ही, ग्रैंड हाउस कॉलेज में पढ़ती थी। जी। तो जब हमारी वाइफ की हमारे साथ मुलाकात हुई जी। तो हमारी मदर बोलती हैं मेरी वाइफ को कि भाई हम तेरा ब्याह ते हो गया, होने लग गया, अब तूने आगे पढ़ के क्या करना है। अच्छा। तो उस समय वो एमए में थी, एमए फर्स्ट ईयर कर रही थी। अच्छा। हाँ जी जी। तो अब वो उन्होंने वहीं छोड़ दिया, जैसे मेरी मदर ने बोला भाई अब तूने आगे पढ़ के क्या करना है, तो उन्होंने छोड़ दिया जी। तो खैर एनी हाउ उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं एमए कर लूँ। तो उन्होंने कई बार एग्जाम दिए पर पता नहीं किसी कारणवश वो नहीं कर पाए जी। तो ये शादी के बाद फिर हम लोग त्रिवेंद्रम चले गए। अच्छा जी। जी। तो वहाँ हमारी पोस्टिंग रही जी। तो वहाँ हम 3 साल रहे जी। तो उसके बाद हमने पूरा ऑल ओवर इंडिया ही पूरा घूमा हुआ है। अच्छा जी जी। तो बड़ा अच्छा लगता है। एक बेटा है, एक बेटी, तो बस वो सेटल है अपने जी। तो ये है हमारी आर्मी की लाइफ जी जी जी। तो जैसे कि आपने बताया कि जो मैम है उनसे आपकी शादी हुई, तो सर जैसे उन्होंने आपको साथ दिया है तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो साथ तो बहुत ही देती हैं जी। और जनरली हमने देखा है कि भाई हम ना लेडी वाइफ को वो इतना करती हैं घर के लिए, और खास करके जो एक फौजी लेडी वाइफ होती है जी। वो आम जो लेडी वाइफ है उनसे वो बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी, जी। जैसे हम अभी फील्ड में चले जाते हैं जी। तो पीछे वो रहती हैं, सेपरेटेड रहती हैं जी। हमें साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है, बीच में भी थोड़ी थोड़ी छुट्टियां मिलती रहती हैं कैजुअल लीव। तो बाकी टाइम वो पूरा वही देखती हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, स्कूल में एडमिशन करानी, अगर उनको कोई तकलीफ हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, हॉस्पिटल में लेके जाना, तो सारा घर का काम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाती है। फिर साथ में पेरेंट्स भी कई बार होते हैं, उनको भी लुक आफ्टर करना, उनको भी हॉस्पिटल लेके जाना, तो बहुत जिम्मेवारी हो जाती है। तो मैं तो जो लेडी वाइफ्स को हरदम 10 नंबर में से 11 नंबर देता हूँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा कि मैं जब श्रीलंका में था, ये बात है 1987 to 90 की, तो हमारे एक बच्चे को बुखार हो गया या कुछ ऐसे प्रॉब्लम होगी, तो डॉक्टर ने बोला भी आपको बच्चे को एडमिट करना पड़ेगा जी। तो मेरी वाइफ ने बोला भाई ये एडमिट हो जाएगा तो दोनों बच्चों को एडमिट करना पड़ेगा जी। तो डॉक्टर बोलता है कि अब ये दोनों बच्चे एडमिट हैं तो आप घर में रहोगे, आपको भी एडमिट कर लेते हैं। अच्छा। तो उनको भी एडमिट कर लिया, तो वो तीनों ही वहीं रहे। और फिर वहाँ मैंने जो हमारे फौज में ना बड़ा कोहेसिवनेस बहुत है,
एक दूसरे के हेल्पफुल मैंने हेल्प करने का जी नेचर बना हुआ है। जी तो हमारे फौजी अफसर होते हैं जो जी डॉक्टर होते हैं, जी तो वो बड़े अकोमोडेटिव थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप लोग बच्चे यहीं से स्कूल चले जाया करें। जी तो स्कूल भी हॉस्पिटल से कोई 1 किलोमीटर पर था, तो वहीं तैयार तुर हो जाते थे। अच्छा। और वहीं से अपना लंच वगैरह भी वो पैक कर देते थे हॉस्पिटल वाले, जी जी और वो अपना स्कूलिंग भी कर देते थे। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। जी जी जी। तो इस तरह के एक्सपीरियंस है। सर, मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने चाइल्डहुड शेयर किया, तो बचपन में आप कैसे थे? मतलब आपका ध्यान था कि आप आर्मी में जाएंगे, या जैसे बच्चे शैतान होते हैं या फैमिली में होते हैं, तो आपका कैसा कैसा था बचपन? तो वैसे ऐसा होता है कि हम लोग 5 भाई बहन हैं। तो एक बहन मेरे से बड़ी है, भाइयों में मैं बड़ा था। तो ये देखा गया कि जो बड़ा होता है ना, उसकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी जी जी। तो वो इतना लाइफ इंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि उसके ऊपर शुरू से ही थोड़ा सा बोझा होता है। जी जी और हम लोग हमारे टाइम में घर का सारे काम करने होते थे। आटा भी पिसवा के लाना पड़ता था, बाजार से सब्जी भी लानी पड़ती थी, जो भी राशन होता था वो लाना, और घर के सारे काम भी करने, मदर की भी हेल्प करनी, फादर की भी हेल्प करनी। और मैं शैतान तो मैं नहीं था, शैतानी के लिए मेरा छोटा भाई था। जी अच्छा। जी जी जी। तो पढ़ाई लिखाई में भी एवरेज थे, कोई बहुत ब्राइट नहीं थे। जी। और आपने पूछा जैसे कि भाई आपका फौज में जाने का विचार था, जी। तो नहीं, एकदम नहीं था जी। ये तो अचानक ही वो हमें फादर के कलीग मिले, सूबेदार साहब, तो उन्होंने बोला नहीं आप ज्वाइन करो। और ज्वाइन करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी लाइफ है आर्मी लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ है, और एंजॉय किया हमने लाइफ में, फौजी लाइफ एंजॉय की। जी, जैसे आपसे हम लोगों की बात हुई थी, तो आप जैसे आर्मी में रहे, तो कुछ ऐसी यादगार चीज़ें जो आपके मन पर छाप छोड़ के गई, या कुछ ऐसी रही जो बहुत ज़्यादा कह लीजिए कंपैशनेट थी, या आपको लगे कि आप शेयर करना चाहें सर? जी जी, ऐसा था। मैं अभी आपको लड़ाई की बात बताता हूँ, 71 वॉर की लड़ाई। तो उस समय ऐसा था कि हमारी 2 साल की नौकरी थी उस समय, इतना कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। फर्स्ट टाइम लड़ाई देखी। ट्रेनिंग जो है वो एक अलग चीज़ है आर्मी की, और जो लड़ाई, एक्चुअल लड़ाई ऑन द ग्राउंड है, वो अलग चीज़ है। तो हम टेक्निकल कोर्स से हैं, तो हमने डिप्लोमा किया सिविल से, और फिर उसके बाद जब आर्मी ज्वाइन की, फिर हमने डिग्री करी। तो आर्मी वालों ने बीटेक कराया हमें। तो हम टेक्निकल साइड के हैं। तो हमारा काम होता है आर्मी में गाड़ियों को रिपेयर करना, जितना भी आर्मी का इक्विपमेंट है, तोप है, टैंक है, वायरलेस है, रडार है, सारा कुछ हमारा रिपेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारा काम है कि अगर कोई गाड़ी या कोई टैंक या कुछ भी खराब हो जाता है, तो उसको उठा के लाना भी पीछे लड़ाई के टाइम हमारा काम होता है जी। तो ऐसी हमारी कुछ गाड़ियाँ थी जो लड़ाई में आगे गई। तो वो मतलब लड़ाई इतनी घमासान चल रही थी कि वो जो थे वहाँ, मतलब वो गाड़ियाँ वहीं छूट गई। मतलब ड्राइवर तितर बितर हो गए, तो गाड़ियाँ वहीं छूट गई। तो उसमें एम्युनिशन भरा हुआ था। अच्छा जी। तो हमारे जो कमांडिंग अफसर थे, तो उन्होंने हमारे जेसीओ को बोला कि भाई तुम जाके गाड़ियाँ लेके आओ। तो हमारे यहाँ एक रिकवरी गाड़ी होती है, तो उसको वो सुबह से गए और सूबेदार साहब, और वो शाम को वापस आए तो बोलते हैं जी भाई रिकवर नहीं हो सकी सर, वहाँ तो बहुत घमासान लड़ाई चल रही है। तो फिर हमारे जो कमांडिंग अफसर थे, उन्होंने मुझे बुलाया। तो कहते हैं भाई आप जाओ कल सुबह, तो सुबह सुबह निकल जाओ। तो हमने फिर सुबह अगले दिन, उस समय नाश्ता भी नहीं किया। सुबह 6 बजे हमारे जवानों का लंगर बनता है जी। तो वो जनरली वहाँ पर ब्रेकफास्ट में पूड़ियाँ बनती हैं। अच्छा। हाँ, पूड़ियाँ और सब्जी जी। तो अब सुबह सुबह 6 बजे तो खाली पूड़ियाँ बनी हुई थी, तो वो उसमें कुछ नहीं मिला। हमारे जवानों ने वो बाल्टी में पूड़ियाँ डाली और चीनी डाल दी। अच्छा। वे पूड़ी चीनी के साथ खा लेंगे जी जी जी। तो मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि फौज में मतलब हालात के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चल पड़े।
तो जो जहाँ पर गाड़ियाँ पड़ी हुई थी वो जगह कोई 10-12 किलोमीटर थी वहाँ से। तो हम जैसे ही निकले यूनिट से तो 2-3 किलोमीटर गए तो देखा कि पाकिस्तान के वो जहाज आ गए। अच्छा। हाँ जी, फाइटर प्लेन। और वो हमारा पेट्रोल जहाँ पर पड़ा हुआ था, हमारा पेट्रोल डंप स्टोरेज पड़ा हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने बम गिरा दिया और ब्लास्ट हो गया। तो हम दूर से देख रहे थे 3 किलोमीटर से, ये तो हमारी यूनिट में ब्लास्ट हो गया है। अब मैं सोच रहा था कि वापस जाऊं या आगे जाऊं। तो मैंने कहा वापस जाके मेरा तो काम आगे जाने का है, मुझे तो गाड़ियां लानी है, मैं पीछे क्यों जाऊं। तो हम आगे चल पड़े। थोड़ी दूर गए, अभी 2 किलोमीटर, तो ऊपर से फाइटर प्लेन आ गए वो स्ट्रैफिंग करते हुए कि ऊपर से वो करके गोलियां चलाते निकल जाते हैं। तो हम लोग जिस गाड़ी में जा रहे थे, 5-6 हमारे साथ जवान थे, हम लोग फटाफट जवान गाड़ी से कूदे। और जैसे पिक्चरों में आपने देखा होगा, अभी गाड़ी कूदे और गाड़ी चलती जा रही है, तो इस तरह गाड़ी छोड़ दी, गाड़ी चलती जा रही है और जाके अपने आप किसी चीज़ से टकरी हो गई और रुक गई। तो हम पोजीशन लेके लेट गए। तो थोड़ी देर के बाद उठे, प्लेन तो चला गया। तो फिर भी हमें 5-6 मिनट लग गए उठने में कि भाई कहीं दोबारा ना आ जाए। तो खैर फिर हम लोग चल पड़े आगे। तो आगे गए तो पहले तो हम ये सोच रहे थे कि जो सूबेदार साहब कल गए थे वो ऐसे ही हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि भाई आगे लड़ाई लग रही है इसलिए नहीं हो, पर वाकई लड़ाई बहुत चल रही थी। तो बड़ी मुश्किल से हम 5-6 किलोमीटर गए। रास्ते में हमें एक टूटा हुआ टैंक भी वापस आता हुआ मिला। तो थोड़ा दिल में तो डर तो हुआ, भाई टैंक भी टूटा हुआ आ रहा है, तो हो सकता है आगे काफ़ी खराब सिचुएशन है। खैर हम पहुंचने के बाद वहाँ पर हम बॉर्डर के पास ही पहुंच गए थे ऑलमोस्ट। तो उस समय एक बाहर से यूनिट आई थी, क्योंकि वहाँ पर हम लोग हमारी हालत खराब थी, मतलब दुश्मन जो था वो हमारे पर भारी था। तो फिर और रीइंफोर्समेंट आई। तो उनके जो कर्नल साहब थे, तो उन्होंने मुझे पूछा भी आप यहाँ क्या करने आए हो इतनी लड़ाई में। मैंने कहा भी हम अपने वो गाड़ियाँ लेने आए हैं। तो बोलते नहीं, आप गाड़ियाँ रिकवर नहीं कर सकते, आपको हम नहीं जाने देंगे आगे। तो मैं कहा नहीं सर, हम सेकंड लेफ्टिनेंट थे, ज़्यादा इतना मालूम नहीं था। तो मैं सावधान होकर बोला, सर हमारे सीईओ साहब ने बोला है हमें गाड़ी लेके जानी है। तो वो जो कर्नल साहब थे वो बोलते तो आप अपने, उनके पास पिस्टल थी, वो तुम वापस जाओगे कि नहीं जाओगे। अच्छा। वो अपना पिस्टल निकालने लग पड़े, अदरवाइज आई विल शूट यू। तो मैंने कहा भाई यहाँ शूट होना क्यों होना है, चलते हैं वापस। तो हम फिर वापस आ गए, पर वो गाड़ियाँ रिकवर नहीं हो पाई। तो हमने आके अपने सीईओ को बोला, जो हमारे कमांडिंग अफसर, ऐसे ऐसे हुआ। तो वो भी बड़े गुस्से हुए, बोलते तुम लोग एकदम निकम्मे हो, तुम लोग से कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। तो कुछ इस तरह के अच्छा ये एक्सपीरियंस है हमारा लड़ाई का। जी। तो जैसे आपने शेयर किया सर कि आर्मी की लाइफस्टाइल ये होती है, तो उसका पर्सनल लाइफ पे आपका जो परिवार पे इम्पैक्ट कैसा रहा, मतलब परिवार में जैसे बच्चे दोनों रहे, आपके बच्चों की एजुकेशन और वो सब चीज़ें जैसे आपने शेयर किया कि मैम ने काफ़ी हेल्प की, तो अभी बच्चे उस चीज़ को कैसे लेते हैं जैसे आर्मी में आप रहे। तो देखिए ऐसा है कि हमारे बच्चे भी इंजॉय करते हैं आर्मी लाइफ। जी ठीक है। और जब हम लड़ाई में जाते हैं या फील्ड एरिया में जाते हैं, फैमिली पीछे रहती है, तो उनका जो भी वहाँ पर फौजी एलिमेंट रह जाता है वो पूरा उनका ख्याल रखा जाता है। ऐसी बात नहीं है। यूनिट से कभी कोई अफसर आएगा, कभी उनकी फैमिली भी आएगी, हालचाल पूछती हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो बहुत आपस में हम लोग के कोऑपरेशन रहता है। अब बाकी हमारे जो बच्चे होते हैं, फौजी बच्चे, वो भी हमारी तरह ही डिसिप्लिन रहते हैं। उनका भी ऐसा है भाई, जैसे सुबह 5-6 बजे उठ जाना है, ठीक है, 7-8 बजे ब्रेकफास्ट हो जाना है, 1:30-2 बजे लंच कर लेना है। मतलब उनका भी रूटीन एकदम फौजियों की तरह होता है। इसीलिए हमारे जो फौजियों के ज़्यादातर बच्चे फौज में ही जाते हैं, और लड़कियां हैं तो वो फौजी से ही शादी होती है। अच्छा। तो क्योंकि उनको वो लाइफ, बच्चों को भी वो लाइफ अच्छी लगने लग पड़ती है।
तो जैसे आपकी डॉटर से भी हमारी बात हुई, रुपिंदर जी से, तो उन्होंने शेयर किया कि, और जैसे हमने भी जाना कि सर जो हैं बहुत अच्छे नेचर लवर हैं, एनिमल लवर हैं, काफ़ी कंपैशनेट है बच्चों को लेके, और आसपास के सोसाइटीज़ वगैरह में भी ऐसे प्रोग्राम्स जैसे कैंडल मार्च वगैरह और लाइब्रेरीज़ को प्रमोट करना, बच्चों की एजुकेशन को प्रमोट करना। इसी दौरान हमारी भी सर से मीटिंग हुई, तो सर के बारे में जानने का अवसर भी मिला। तो सर हम जैसे आप स्टीम विजन फाउंडेशन से जो जुड़े, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा आप रोशनी डालना चाहेंगे कि कैसे आपकी हमारे साथ बातचीत हुई, तो कैसे रहा? जी जी। मेरा ना थोड़ा सा नेचर शुरू से ही रहा कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूं। जी। मेरी वाइफ भी बड़ी सपोर्टिव है, वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है, कुछ ना कुछ करते रहो। तो मेरा जरा ज़्यादा रुझान जो है वो है नेचर की तरफ, कि भाई आपको मैं बताना चाहूँगा कि भाई पिछले 50 सालों में हम लोगों ने, मनुष्य जाति ने कोई 5 लाख जीव जंतु, पौधे, वृक्ष, वनस्पति, समुद्री जीव, 5 लाख के करीब जो है स्पीशीज जो है हमने नष्ट कर दी है, वो लुप्त हो गई है। तो नेचर ने तो हमें बहुत कुछ दिया हुआ, हर एक चीज़ नेचर ने दिया हुआ है। और आप देखें कि भाई हमें मतलब जैसे ये हम दवाइयाँ वगैरह खाते हैं, एलोपैथिक वगैरह जो भी, तो नेचर में ही आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। आप जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, क्योंकि हमको उनका ज्ञान नहीं है, हर एक में मेडिसिनल वैल्यू, और वो हम नष्ट करते जा रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है, मैं इधर दिल्ली कैंट में भी था, तो 3 साल रहा, तो वहाँ भी जहाँ पर रहते थे, तो वहाँ मैंने वन विभाग से पौधे लाके बच्चों द्वारा ही लगवाए। अच्छा। और अब मैं वहाँ 20 साल के बाद गया, तो वो एरिया जंगल बना हुआ है। अच्छा। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है, एकदम हरियाली ही हरियाली। तो इन चीज़ों पर मैं काम करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। अपने जो सोसाइटी के बच्चे हैं उनको कभी छुट्टी वाले दिन इकट्ठा करके छोटा सा लेक्चर दे देता हूँ। तो ऐसा प्रयास मेरा रहता है। और आपके साथ मैं कैसे जुड़ा, मुझे बैकवर्ड जाना पड़ेगा। हाँ, आप ही आए थे एक बार यहाँ जहाँ पर मैं काम करता हूँ, इस मॉल में, तो कि आपने कुछ रोबोट का कुछ दिखाना था बच्चों का, जो प्रयास किया था। हाँ, डिस्प्ले दिखाना था। तो आपने पूछा था, तो फिर उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ जुड़ा, स्टीम फाउंडेशन के साथ। तो बहुत अच्छा लगा, चंद्र जी से मिला। तो चंद्र जी ने मुझे बोला, भाई आप जो गुरुद्वारे हैं तो उनमें ये कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम रखें। तो मैंने फिर यहाँ पर 3 गुरुद्वारे हैं, वहाँ जाके उनके प्रधानों से बात करी। तो वहाँ आप लोगों के प्रयास से क्लासेस चल रही हैं और बच्चे बड़े खुश हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि, और हमें भी बड़ा गर्व महसूस होता है भाई हम स्टीम फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं और हम कुछ कर पा रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। बहुत तो नहीं कर पाते, तो जितना भी है बहुत अच्छा लगता है ऐसे काम। तो ये सब आप लोगों के प्रयास से इंस्पिरेशन मिली। जी, तो जैसे सर ने शेयर किया कि स्टीम विजन फाउंडेशन में सर की ब्लेसिंग्स द्वारा गुरसिक इनोवेशन सेंटर की स्थापना हुई, जो अभी 3 गुरुद्वारों में, प्रशांत विहार, सेक्टर 16 रोहिणी और मंगोलपुरी के गुरुद्वारे में ऐसे बच्चों को स्टीम एजुकेशन सर की ब्लेसिंग और प्रयत्न द्वारा वहां पर दी जा रही है, जिससे बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशंस की स्किल सीख सकें और आगे अपने जीवन में चेंज मेकर बने। तो सर की ब्लेसिंग्स हमेशा ही हमारे साथ हैं। तो सर, आप बच्चों के लिए कुछ प्रेरणादायी कुछ वाक्य देना चाहेंगे, ताकि वो अपने जीवन में आगे चल के आप जी से ब्लेसिंग्स कर पाएं देश के लिए? मेरा तो हरदम यही प्रयास रहता है। जैसे हम लोग 3 भाई हैं, तो मेरे फादर जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई के मामले में, तो वो मेरे पीछे पड़े रहते थे। उनको ये था कि भाई ये बच्चा जो है ये पढ़ने वाला है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि फादर मेरे पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो छोटे भाइयों को कुछ नहीं बोलते। तो आज की डेट में मैं उनका रोज उठ के आशीर्वाद लेता हूँ, उनका मन से धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे पीछे पड़े रहे और
मैं पढ़ाई कर ली और मैं आज कुछ बन गया। बहुत कुछ तो नहीं बना पर बन गया, मैं ठीक हूँ मतलब अपने परिवार में। तो वही बात मैं अपने ये बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप भी पढ़ें और खूब पढ़ें। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप जैसे ही आपने 10th करी, आप एक एम बना लें कि भाई मैंने टेक्निकल लाइन में जाना है, मैंने मेडिकल लाइन में जाना है, और शुरू से ही कोशिश करें और मन बना लेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल हो। ये एक यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट इन द लीडर्स डिक्शनरी। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, नो मैटर हाउ बिग द चैलेंज इज। स्ट्रॉन्ग, कितना बड़ा भी चैलेंज हो, अगर आप में स्ट्रॉन्ग फेथ है, डिटर्मिनेशन है, तो सभी काम रिजॉल्व हो सकते। तो ये मैंने दुबई गया था, तो वहाँ जो है वहाँ का जो राजा है, तो उन्होंने जो बुर्ज खलीफा है, तो उस पर आप जब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ था, तो फिर मैंने उसकी फोटो ले ली और वो मैंने यहाँ लाया। तो मैं बच्चों को यही बोलूंगा कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो यही मैसेज है। तो मैं कुछ और भी शेयर करना चाहूंगी जो सर से बात करके और सर से मिलकर पता चला था कि सर ने अपनी जितनी भी माया या धन संपत्ति है, ऐसे लोगों के लिए जो नीडी होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, उनके लिए खुले दिल से वो सेवा करते हैं। ऐसे गुरुद्वारों में जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं, डायलिसिस के पेशेंट, सर वहाँ जाकर भी जो भी अपने समर्थ द्वारा करते हैं और सबको प्रेरणादायी भी करते हैं। सर ने एक अपने स्टूडेंट का भी एक बार मेंशन किया था, एक जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है सर, उनके बारे में कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? किसके बारे में? सर एक स्टूडेंट आपको मिले थे जो देख नहीं पाते थे। हाँ। जी। तो उनकी जीवनी भी से भी बड़ी प्रेरणा मिलती है, तो सर थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहेंगे? वो ऐसा था कि मैं ये जो प्रशांत विहार गुरुद्वारा है, तो वहाँ एक दिन मैं मत्था टेक के निकल रहा था, तो प्रशांत विहार गुरुद्वारे के सामने ही गवर्नमेंट स्कूल है, तो एक ब्लाइंड स्टूडेंट था। तो वैसे ही मैंने उसको पूछा, भाई आपने कहाँ जाना है? बोला सर मैंने स्कूल में जाना है। तो मैंने कहा स्कूल में क्या करते हो आप? बोला सर मैं पढ़ता हूँ और मैंने अभी 12th किया, तो मैं अपना रिजल्ट लेने जा रहा हूँ। तो फिर मैंने बोला कि आप 12th के बाद क्या करेंगे? सर मैं अभी ग्रेजुएशन करूंगा। फिर वो उसके साथ मेरा संपर्क रहा, मिलता रहता था, फोन पे ही बात करता रहता था। तो फिर उसने ग्रेजुएशन करी और उसके बाद फिर उसने वो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते थे, रेलवे में, बैंक में, कहीं भी, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता था। इवन वो दोनों आंखों से एकदम ब्लाइंड, मैंने जन्म से देखा ही नहीं कुछ। तो मुंबई भी जाता था, मुंबई, बिहार, कलकत्ता। अल्टीमेटली वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्ट हो गया एज ए क्लर्क। तो अभी मेरे 2 साल हो गए उसको, मुझे मिला था। तो अभी हम गए थे वहाँ, सेवाधाम गए थे ना, तो वहाँ उसके बैंक में भी गया था, मैं मिला था। तो अब वो सेटल हो गया है और मेहनत बहुत की बेचारे। देखिए मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई एक ब्लाइंड आदमी जो है, जिसको कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है, तो वो जब एक मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके बैंक में क्लर्क लग गया, तो हम लोग तो जिनको दिखता है वो तो कहीं का कहीं पहुंच सकते हैं। तो मैं कहूँगा भी मेहनत करें, कोई भी चीज़ मतलब हासिल करना मुश्किल। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ स्टीम टॉक लाइव में रहने के लिए, और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही हमें ब्लेसिंग्स देते रहें, जुड़े रहें, लोगों को प्रेरित रहें। तो आज के श्रृंखला में बस यहीं तक। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश। बहुत बहुत विदा लेते हैं अगले एपिसोड के लिए। धन्यवाद।